हेलो। तो स्वागत है सभी का नेक्स्ट क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आरपीएससी सेकंड ग्रेड में। तो इस क्लास में हम शुरू कर रहे हैं एल्काइन। एल्काइन तो एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। sp हाइब्रिडाइज होगा। और साथ में जो मॉलिक्यूल है वो क्या होने वाला है, लीनियर होने वाला है। अब हमें पढ़ना है कि ये जो एल्काइन है, अगर इस एल्काइन को एक वैलेंस से अपने एक कार्बन की तरफ तो एल्काइल ग्रुप लगा देते हैं और दूसरी तरफ अगर मैं हाइड्रोजन लगा देता हूं तो ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक होता है। पहली बात तो ये एसिडिक होगा क्योंकि ये sp कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हमने माइनस आई इफेक्ट में पढ़ा था, स्टेबल होता है। पहली कंडीशन। दूसरी बात कि अगर ये एसिडिक है तो हम क्या कर सकते हैं, इस एल्काइन से हाइयर एल्काइन बना सकते हैं। कैसे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमें याद होगा कि RMgx होता है। जैसे अगर हम R एक एल्काइन ले रहे हैं, R C ट्रिपल बॉन्ड C और H, और इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जहाँ पे R की जगह पर मैं CH3 ले रहे हैं, CH3 MgBr से। तो ये जो CH3 है ये क्या है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज इस H को क्या कर लेगा, यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और जैसे ही निकालेगा तो ये मॉलिक्यूल ऐसे दिखने लग जाएगा, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, MgBr जुड़ जाएगा और एक साथ में क्या बन गया है, CH4 बन गया है। ये CH3 और H ने जुड़कर क्या बना लिया है, CH4 बना लिया है। अब अगर इस नेगेटिव चार्ज की हम किसी दूसरे एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवा दें, मान लो RI से, तो यहाँ से ये I बाहर निकलेगा और ये R क्या करेगा, इस पर जुड़ जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, R C ट्रिपल बॉन्ड CR। तो इस प्रकार यहाँ पे सिर्फ 3 ही कार्बन थे, ये R वाले और ये वाले, और यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप एक्स्ट्रा आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन की संख्या को इंक्रीज कर सकते हैं एल्काइन के बाद से। पहली बात तो और हम क्या कर सकते हैं, जो सेम हमने एल्केन और एल्काइन में रिएक्शन पढ़ी थी, कौन से वाली, ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन भी क्या होगा कि एल्काइन शो करेगा। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एक तो ये वाली रिएक्शन है, एक और याद रख लेना, ऑक्सीडेशन बाद में करते हैं अपने, एक रिएक्शन और लिख लेते हैं अपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर ही, वो है कैल्शियम कार्बाइड से। उसके बाद अपने ऑक्सीडेशन देखेंगे फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड CaC2। तो कैल्शियम कार्बाइड की जब पानी में घोला जाता है, हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, तो क्या बनेगा, एक तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, एक तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, साथ में ये कार्बन और हाइड्रोजन बनकर क्या बना लेंगे, C2H2 बना लेंगे। ये वाली रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम कार्बाइड से हम क्या कर सकते हैं, एल्काइन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब जब ये एल्काइन बन गई, इसके दो ही हमें मेथड याद रखने हैं। जब एल्काइन का फॉर्मेशन हो जाएगा तो इसकी केमिकल जो रिएक्शंस हैं,
जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसमें हमने ना काफी सारी रिएक्शनें अब हमें याद हो गई होगी। एक अगर मेरे पास एल्काइन हो तो मैं उसकी लिंडलार कैटलिस्ट से रिएक्शन करवा सकता हूं। तो किस में बदल जाएगा ये? एल्कीन में बदलेगा, लेकिन कैसी एल्कीन में? सिस एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी आप बर्च रिडक्शन करवा सकते हो तो भी ये एल्कीन में बदलेगा। लेकिन अब की बार यहाँ पे एल्कीन कैसे होने वाली है? ट्रांस एल्कीन होगी। ये कैसी होगी? ट्रांस एल्कीन होने वाली है। अच्छा, और क्या कर सकते हैं? और हमने पढ़ा था, अगर मैं निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसकी हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा दूं तो ये एल्काइन किस में बदल जाएगा? एल्केन में बदल जाएगा। ये तीनों रिएक्शनें तो हम पढ़ चुके हैं पहले वाली क्लासेस के अंदर। तो सिमिलर वही है, जो अलग है वो है ऑक्सीडेशन। यानी अगर एल्काइन का ऑक्सीडेशन किया जाए तो क्या होगा? तो एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन, एक तो बनेगा CO2 और एक बनेगा H2O। अब कौन कितने कितने बनेगा? तो ये तो N ही बनेगा और ये N-1 बनेगा। और ऑक्सीजन वाले में क्या चाहिए हमें? 3n-1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हमें याद रखनी है वो है, अगर क्या किया जाए, एल्काइन को गर्म किया जाए और वो भी फेरस या आयरन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो ये एल्काइन किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी जो रिएक्शन हमने एल्कीन की पढ़ी है वो सेम वही के वही रहने वाली है। जो एल्कीन की रिएक्शन है वही एल्काइन की। जैसे अगर आपको ये बोला जाए कि आप एल्काइन का ओजोनोलाइसिस करो तो हम क्या करेंगे? O3 की रिएक्शन करवाएंगे जिंक H2O के साथ। तो हमने क्या किया था? एक डबल बॉन्ड तोड़ा था और हमने ऑक्सीजन जोड़ा था। तो सेम यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे। एक डबल बॉन्ड जब ब्रेक करेंगे तो एक बॉन्ड तो वैसा का वैसा ही रह जाएगा और बाकी डबल बॉन्ड से क्या जुड़ जाएगा? ओ। इस तरीके से सेम हम डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे जो एल्कीन के टाइम कर रहे थे, वो की वही रिएक्शन है। जैसे अगर आपको ये बोला जाए कि एल्काइन की रिएक्शन करवाओ वाटर से एसिड की प्रेजेंस में, तो क्या होगा? तो हम वहां पे डबल बॉन्ड था तो एक ही बॉन्ड ब्रेक कर रहे थे, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो दो बॉन्ड ब्रेक करेंगे। और जब दो बॉन्ड ब्रेक होंगे तो एक ही कार्बन पे क्या जुड़ जाएंगे? दो OH जुड़ेंगे। एक ही कार्बन पे दो OH जुड़ेंगे। कैसे? तो जैसे ही आपने ये बॉन्ड ब्रेक किया तो यहाँ पे बचा CH और इधर भी बचा CH। दो बॉन्ड ब्रेक किए तो यहाँ पे मैं दो हाइड्रोजन ऐड करता हूं तो ये बन जाएगा CH3 और इस कार्बन पे दो OH लग जाएंगे आके। और जब भी एक कार्बन पे दो OH होंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3CH डबल बॉन्ड O में। तो ये रिएक्शन वैसी ही है जैसी हमने एल्कीन के अंदर पढ़ी थी। तो इतनी बात हमें किस में याद रखनी है? एल्काइन के अंदर याद रखनी है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बहुत मतलब पूरा एक टॉपिक बहुत लेंथी है, लेकिन हमें हमारे सिलेबस में एक बेंजीन दिया हुआ है और हमें बेंजीन को बनाना है और इस बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है। तो इस बेंजीन के अंदर इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि इसके पास तीन डबल बॉन्ड है और ये ऐसे भी है। ये तीनों ही बेंजीन की स्ट्रक्चर है, आपस में ये दोनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है।
तो इन दोनों के बीच में रेजोनेंस का साइन लगा देते हैं। ये दोनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आपस में, और ये इनका रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो पहली बात हमें देखनी है कि ये बेंजीन, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, तो 72 और 6 78, 78। अब हमें इसको बनाना है, हमें बेंजीन का फॉर्मेशन करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, बेंजीन की प्रिपरेशन करनी है हमें। तो पहली रिएक्शन जिसमें बेंजीन, अभी हम पढ़ के आए हैं कि अगर एल्काइन को क्या किया जाए, गर्म किया जाए Fe की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, बेंजीन बनता है। दूसरी रिएक्शन यदि फिनोल को, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, वही लिख रहा हूं मैं। यदि फिनोल को, फिनोल क्या होता है, जब बेंजीन के ऊपर OH लगा दिया जाए, इसकी रिएक्शन जिंक के साथ करवाई जाती है, तब क्या बनता है, बेंजीन। तीसरी बात, जब कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन पर जुड़ेगा तो नाम होगा बेंजोइक एसिड, और इसकी रिएक्शन जब बेस और कैल्शियम ऑक्साइड से करवाई जाती है, तब बनेगा बेंजीन। और जब डाइएजोनियम साल्ट, डाइएजोनियम साल्ट की रिएक्शन किससे करवाई जाती है, अल्कोहल या H3PO4 से, तब भी क्या बनता है, बेंजीन। इन सब रिएक्शनों के अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, बेंजीन बनने वाला है। पहली बात तो सिंपल है। अगर हम इतनी रिएक्शनें हमें याद है तो हम किसका फॉर्मेशन, एक रिएक्शन और है, जब हम जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसमें R की जगह पर फिनाइल रिंग ले लें, और उसकी रिएक्शन किसी भी H2O या प्रोटिक सॉल्वेंट से C2H5OH से करवा दें, तब भी क्या बनेगा, बेंजीन। तो ये 6 रिएक्शनें हैं जिनके द्वारा हम बेंजीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब अगर एक बार हमें बेंजीन की प्रिपरेशन हो गई, तो अब हमें क्या करना है, इस बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है, इस बेंजीन से आगे क्या क्या बन सकते हैं। तो अगर बेंजीन की रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज वाली रिएक्शन हम अलग से लिख लेते हैं, कि अगर हम बेंजीन की रिएक्शन किससे करवाएं, क्लोरीन से करवाएं हेलोजन एक्सेप्टर की प्रेजेंस में, तो ये बेंजीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। पहला जो जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेंजीन की वो लिख रहे हैं अपने। ऐसे ही अगर बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस HCl से करवाएं, तो ये बेंजेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा जिसमें डायरेक्ट बेंजीन रिएक्शन पार्टिसिपेट कर रही हो, एक रिएक्शन और है। हाँ, ये दो रिएक्शन अगर हमें याद रखनी है, इसके अलावा कोई रिएक्शन अगर क्वेश्चन में आएगी तो अपने वहां पे इसको कवर कर लेंगे। तो ये थे हमारे किसकी बात है, एल्काइन, और एल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टीज, और एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर बेंजीन। अब हमारा एक टॉपिक बचता है एरोमेटिक कंपाउंड। आपको मॉलिक्यूल दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि कौन सा
एरोमेटिक है और कौन सा एरोमेटिक है नहीं है। तो कैसे पहचानेंगे कि दिया हुआ मॉलिक्यूल एरोमेटिक है या नहीं है? तो या तो मॉलिक्यूल होगा एरोमेटिक, एक पूछा जाएगा एंटी एरोमेटिक क्या होगा, और एक पूछा जाएगा नॉन एरोमेटिक। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो एरोमेटिक जो मॉलिक्यूल हैं उनके पास क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? पहली बात कि मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक मतलब रिंग होनी चाहिए। दूसरी बात, उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो भी डीलोकेलाइज्ड, डीलोकेलाइज्ड होने चाहिए। तीसरी बात, मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? प्लेनर, प्लेनर मतलब sp2 हाइब्रिड एटम होना चाहिए। एंटी एरोमेटिक में पहली कंडीशन की मॉलिक्यूल साइक्लिक हो, दूसरी कंडीशन उसके पास में 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो, और तीसरी की मॉलिक्यूल प्लेनर हो। और यहाँ पे इनसे अलग करने वाली बात एक ही है कि मॉलिक्यूल के पास में प्लेनर का मतलब sp2, और नॉन एरोमेटिक के अंदर कंडीशन ये है कि मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर होना चाहिए। तो वो क्या होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। जो हमें क्वेश्चन आएगा, अब मैं जो मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल लिख रहा हूँ वो एग्जांपल अगर हम याद रख लेंगे तो भी हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो मैं एरोमेटिक वाली साइड में कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, उनमें से अगर आपको कोई मिला तो वो मॉलिक्यूल का एरोमेटिक का एग्जांपल होगा। ऐसे ही हम कुछ नो एंटी एरोमेटिक के लिख लेंगे, उनमें से मिलेगा तो वो एंटी एरोमेटिक होने वाला है। तो एरोमेटिक वाले कौन कौन से हैं? तो पहला तो बेंजीन याद रखना है हमें, एरोमेटिक है। ऐसे ही अगर दो बेंजीन रिंग आपस में कंबाइन है उस टाइम पर भी वो एरोमेटिक ही होने वाले हैं। ठीक है। और कौन कौन से हैं? अगर हमें एक 3 मेंबर्ड रिंग दिखती है जिसमें एक डबल बॉन्ड है और एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वो एरोमेटिक होने वाला है। क्योंकि अब ये एरोमेटिक कैसे होगा? तो हमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन देखने हैं, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है क्योंकि कार्बोकेटन sp2 होता है, डबल बॉन्ड वाला sp2 होता है। और यहाँ पे 4n+2 का मतलब n का मान जब आप 0 पुट करोगे 4n+2 में तो कितने बन जाएंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन बनेंगे, और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये डबल बॉन्ड वाले हैं, इसलिए ये वाला क्या आ जाएगा? एरोमेटिक आ जाएगा। ऐसे ही अगर हमारे पास में दो कार्बन वाला रिंग है लेकिन नेगेटिव चार्ज लिए हुए, तो वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। सॉरी, 3 कार्बन वाला रिंग और नेगेटिव चार्ज वाला एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमारे पास में 4 कार्बन है, 4 कार्बन वाली रिंग है, एक डबल बॉन्ड है और 2 नेगेटिव चार्ज हैं, या 4 कार्बन वाली रिंग है, एक डबल बॉन्ड है और 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, उस केस में वो एरोमेटिक हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास में 4 कार्बन वाली रिंग है और उसके पास में 2 डबल बॉन्ड है, तो वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। और नॉन एरोमेटिक में 3 कार्बन वाली रिंग लेकिन कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव, या सीधी 3 कार्बन वाली रिंग दे दे, कोई डबल बॉन्ड ना हो, तो भी वो नॉन एरोमेटिक होगी। और 4 कार्बन वाली रिंग में अगर आपको कोई भी एटम sp3 दिख जाए, एक भी एटम sp3 दिख जाए, तो वो नॉन एरोमेटिक होने वाली है। ऐसे ही 5 कार्बन वाली रिंग की जब अपने बात करेंगे, तो 5 कार्बन वाली रिंग के ऊपर यदि आपको नेगेटिव चार्ज दिखता है तो वो एरोमेटिक है। लेकिन 5 कार्बन वाली रिंग के ऊपर यदि पॉजिटिव चार्ज दिखता है तो वो एंटी एरोमेटिक है।
6 वाले में बेंजीन आई जाएगी। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और याद रखना है हमें। अगर हमें कितने कार्बन है? 7 कार्बन है और पॉजिटिव चार्ज है, तो एरोमेटिक है। इतने एग्जाम्पल अगर हमारे याद रह जाएंगे तो हमारा एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो थैंक यू। बाकी अपने अब आगे वाली क्लास के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के। थैंक यू।